उसके बाद जब सेकंड सेकंड बना रहा हूँ तो वो पाई। सेकंड वाले फिर ये ग्रीन वाले खींचे हैं मैंने, सेकंड वाले सारे कैसे बनते हैं? पाई। कोई भी एटम का पहला बॉन्ड जब भी बनाता है वो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम से नहीं, वो साइड वालों से देखते हैं। साइड वाला आएगा पहला बॉन्ड सिग्मा, साइड वाला आया पहला बॉन्ड सिग्मा, साइड वाला आया पहला बॉन्ड सिग्मा। अब सिग्मा वाली जगह भर गई, सबकी एक एक बॉन्ड बन गए। अब सेकंड नंबर पे पाई बनाता है। फिर इसी ने वापस से बनाया पाई, इसी ने वापस से बनाया पाई, इसी ने वापस से बनाया पाई। ये 3 सिग्मा 3 पाई। समझ गए? अब वो कौन से किसके, एस के, टी के, डी के, वो अगर पूछा तो तुम ऐसे डब्बों से निकाल पाओगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है ना? तो सिग्मा वन एस अगर आ जाए तो पक्का सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड एस से बनना है। एस अगर पी से बनाता है तो भी सिग्मा। एस डी के साथ तो जाएगा ही नहीं इतना, तो कहने में डी के खाली नहीं। ठीक है, क्योंकि पी के एक्साइड करवा के तो डी में रखता हूँ, तो पी खाली मिल जाएगा ना पहले ही मेरे को, तो एस का पी के साथ ही रहेगा बॉन्ड, एस का डी के साथ नहीं रहेगा। ये तीनों कैसे होंगे? सिग्मा। पी और पी का पाई में भी जाएगा, लेकिन डी वाले कभी भी सिग्मा में नहीं जाएंगे, डी बहुत बाद में बनते हैं, तो उसके पहले कहीं ना कहीं एस और पी के बन चुके होंगे। तो डी और डी कैसे होते हैं? पाई। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना पी पाई डी पाई, ये नाम सुना है, तो यही तो है कि पाई बॉन्ड को पाई बोलते हैं। ठीक है, पी पाई मतलब 2 पाई बॉन्ड बने, पी से पाई बॉन्ड बना। ठीक है, ये पी है, ये पी है, तो पी पाई एक होता है पी पाई डी पाई। तो पी से अगर डी का बन रहा है, ये देखो ये पी है, ये डी है, तो पी से डी बन रहा है तो पी पाई डी पाई। एक होता है डी पाई, वो डी और डी वाले बनाए। ठीक है, उसका कोई भी एक एग्जांपल उठाओगे जहाँ ऐसा हो रहा होगा कि ये सब भर चुके हैं, उसके बाद यहाँ एक बार डी का डब्बे में एक्साइटेड वाला अगर बॉन्ड बना रहा तो वो डी पाई। तो अलग तो कुछ है नहीं उसमें कि पी पाई डी पाई, समझ गए ना? डब्बों के नाम दे रहा था। क्लियर है? पर एफ तो कभी पाई बनाता नहीं है, तो एफ पाई तो कभी बोलोगे नहीं, तो एफ वाले हट गए, पी से शुरू होंगे पाई, पी पाई डी पाई, क्लियर हुई थी जगह? सिग्मा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तीनों सिग्मा स्ट्रॉन्ग, तीनों पाई की। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज और सुनो। कौन खराब है बेटा? चलो इधर सारे बेटा, एफ और एस है। ठीक है, इसकी एक्सिस पे मैंने एक लाइन पास करी, ऐसे समझ लो मैं हूँ। ठीक है, मैं गोल गोल ऐसे घूम सकता हूँ एक्सिस पे, तो भैया कि 2 एस अगर ओवरलैप होते हैं तो उसकी एक्सिस ये रहेगी, ओवरलैपिंग वाली एक्सिस तो ये है ना, जो डायरेक्शन से आएगा वो उसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। मान लो एक गोला ये रहा, एक अगर इधर से आ रहा है ओवरलैप करने, तो ये इसकी एक्सिस की हो जाएगी। अगर यहाँ ऊपर से आ रहा है तो उसकी एक्सिस ये हो जाएगी। इधर से आ रहा है तो सेम एक्सिस, नीचे से अगर ऐसा आ रहा है तो ये एक्सिस, इस साइड से आ रहा है तो ये एक्सिस। कौन ना ये सभी को? तो जिस भी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग, अपन नॉर्मली ये वाला तो ये ओवरलैपिंग है, एफ का गोला और बीच में एक लाइन मैंने इमेजिनरी खींच दी। अब मैं इसको घुमा सकता हूँ। अरे यार अबैकस देखा? अबैकस के ये डंडे और इसमें बीट्स लगी होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही मान लो ना, 2 एस के हैं और ये एक्सिस उसकी पास हो रही है, तो इन बीट्स को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ ना, तो ब्रेक के आसपास, मतलब समझ गए ऐसे, तो इसको भी घुमा सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सिस पे रोटेट हो सकता है। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सिस पे रोटेट हो सकता है। हो रहा है ना यहाँ पे सिग्मा, इसमें हो रहा है, इधर देखो बेटा, इसमें रोटेट हो रहा है, जो कि इसमें भी एक ही एक्सिस है, तो आराम से घूम जाएंगे ना ऐसे ऐसे। इसमें भी रोटेट हो जाएगा, एक ही एक्सिस बन रही तो एक एक्सिस पे मैं इसको ऐसे मारूंगा तो घूमता रहेगा ना, घूमता रहेगा। इसमें 2 एक्सिस बन रही है, एक ये वाले पी की, एक ये वाले। तो जब 2 एक्सिस है तो 2 एक्सिस को तुम ऐसे इमेजिन करो कि 2 एक्सिस बन रही है, ये घूमेगा क्या पता? इससे ज्यादा जाएगा नहीं, और ज्यादा अगर मैंने ऐसे किया तो टूट जाएंगे। ठीक है, तो पाई वाला जो ये वाला बॉन्ड होता है, पी पाई वाला, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं हो सकता।
क्योंकि इसमें दो एक्सिस है, तो ये दो एक्सिस को घुमाना पॉसिबल नहीं है कि तुम घुमा दो, टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिंगल सिंगल एक्सिस थी तो वो तो कितनी बार घूम जाएगी ना ऐसे, तो ना, तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, मतलब सिग्मा सारे घूमते हैं, पाई रोटेट नहीं होता, पाई ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए पाई वीक बॉन्ड भी है। समझ गए चीज? और किसी को कोई डाउट तो नहीं? इतने ही कॉन्सेप्ट थे इसलिए, ठीक है। अब एक बात है, ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, वो एक ऑर्डर रहता है कि एसएस की ओवरलैपिंग, एसपी, पीपी, ठीक है, इसको ओवरलैपिंग पहली चीज तो 50% से ज्यादा नहीं होगी, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं है तो तुम क्या करोगे, पूरे एस को पूरे एस पे कर दोगे, बोलोगे 100% ओवरलैप है। और ये दूसरा स्पेयर है, इसमें अगर 50% ओवरलैपिंग हो रही है तो ये जो एरिया रहता है ना कम आता है, ये एरिया बहुत ही कम आता है 50% ओवरलैप, ठीक है। एस और पी का जब है तो एस और पी में ये वाला जो बोला जाता है, पी का 50% तो ये हो गया ना बेटा, तो पी का आधा पूरा कहीं ना कहीं इस एस से ओवरलैप कर रहा है, लेकिन एस का भी आधा ही करेगा एस का पूरा। तो इसमें जो जगह आती है ना वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव अच्छी आ जाती है, इससे ज्यादा आ जाती है ओवरलैपिंग का एरिया। पी और पी का जब देखते हो तो इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, तो जब एक ये पूरा आधा है और सामने आधा का दूसरा आधा है तो ये पूरा अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा ना, हाफ हाफ। तो नहीं, तो सबसे ज्यादा एरिया इसमें तो मैंने बनाया ऐसा है, लेकिन मान लो इसके दो डंडे ऐसे, इसके दो है, तो एक एक तो आ जाएंगे ना 50-50%, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें हो रही है, पर साइड वाइज वाले में तो कोई नहीं पाएगी ना पता, पहले उनके एरिया ऐसे हो गए, ये वाला 50, ये वाला 50, और उसमें भी फिर ये टकराने लगेंगे, समझना ये चीजें सभी को। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होती है, पीपी में। ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, पीपी में, फिर होती है एसपी में, फिर होती है एसएस में, ठीक है। और ये चीज कैसे, अपन 2D में देख रहे हैं चीजें, 3D में तुम इमेजिन करो एक बॉल ये रहा, एक बॉल ये रहा, इसकी ओवरलैपिंग कैसे करवाओगे, देखो साथ साथ इमेजिन करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियर है, सेकंड रिंग की बात कर रहा हूँ, सेकंड रिंग में 2s 2p दोनों होगा, 2s का मतलब पूरा स्फीयर है, पूरा गोला बना है इसके आसपास, ठीक है। ये दूसरा आइटम है, उसका भी 2s है, हाँ याद रखना कि कोशिश रहती है कि सेम रिंग ओवरलैप करे, बेस्ट होता है। सेकंड रिंग सेकंड से ओवरलैप करेगी तो बेस्ट ओवरलैपिंग जाएगी, सेकंड को अगर थर्ड से ओवरलैप करा हो तो बहुत ही वीक ओवरलैपिंग रहेगी ना, क्योंकि मान लो किसी भी आइटम का ये प्लस है कि पहली रिंग है, इस आइटम की पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, तो पहली रिंग दूसरी रिंग से ओवरलैप मुश्किल है ना, इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो पहले से ज्यादा ओवरलैप करेगी, तो पहले और पहले की ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, 1s समझ गए। और फिर उसके बाद फिर चेंज, जैसे जैसे अपन वो बढ़ाते जाते हैं ना नंबर पीरियड का, ओवरलैपिंग वीक होती है, जैसे उसमें 1 1 1 2 2 2, हाँ भैया 2 से लिखते हैं, 2s 2p, 2s 3p, 2s 4p, 2s 5। तो तुम देखो 2s का मतलब क्या है, सेकंड रिंग, 2p का मतलब क्या है, सेकंड रिंग का ही है, तो सेकंड रिंग से एकदम मैच हो जाएगी ना, समझ गए ना। सेकंड रिंग का मतलब क्या है, एक सर्कल है, इसके भी सेकंड रिंग का मतलब क्या, दूसरा आइटम का सर्कल है, तो दोनों आइटम के सर्कल तो सेम आ जाएंगे ना, सब दो चूड़ियां सेम एग्जैक्ट आएगी। इसमें 2s है तो इसका कुछ डायमीटर होगा इतना, ये 3p है ना, 3p तो थर्ड रिंग में आ गया, तो 2 वाली रिंग थर्ड वाली रिंग से कैसे ओवरलैप करेगी, मुश्किल है ना। 2s का 4p से और मुश्किल है, तो वो उधर जाते जाते बॉन्ड बहुत वीक होता जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाली ओवरलैपिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, समझ में आई चीज़ पक्का सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब तुम बोलोगे कि ये दिमाग में शायद क्वेश्चन आया उसका सेकंड थर्ड से भी ओवरलैपिंग कैसे कर लेगा, अगर मान लो थर्ड रिंग इतनी बड़ी है, मतलब साइड से दिख रही है इस डायरेक्शन में, थर्ड रिंग अगर इतनी बड़ी है, सेकंड रिंग अगर ये है, तो ओवरलैपिंग में तो इधर से उधर पास हो गई, तो ओवरलैप का होंगी, समझ गए क्या बोल रहा हूँ।
ओवरलैप नहीं है ना मतलब, लेकिन चीजें वर्क 3D में करती है, तो मैंने 2D में बताया ना। 3D में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसका, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे घूम रहा होगा कुछ। और पी के जो ये अपन ने बनाया है, ये जो पी के है, पी में 3 डब्बे होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसका कहने का मतलब ये रहता है कि मान लो सेकंड रिंग है, तो सेकंड रिंग में न्यूक्लियस के आपको पूरी 3D में स्पेस है ना, तो सेकंड रिंग के जो पी एक्स के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहे, पी वाई के ऐसे घूम रहे, पी जेड के ऐसे घूम रहे। इसमें ये बड़ी वाली रिंग, इसमें पी एक्स के मान लो ऐसे घूम रहे, पर पी एक्स के पास ये पूरी जगह है ना, पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा होगा, ठीक है, पी एक्स मतलब ये डब्बा है, ये डब्बे होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं पी एक्स बोल रहा हूँ, ये पी वाई बोल रहा हूँ और ये पी जेड बोल रहा हूँ, तो पी एक्स का मतलब ये एक्स एक्सिस, एक्स का मतलब क्या, 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, मेरी साइड है तुम्हारी साइड से, इसमें अपोजिट करते हैं, याद रखना, जेड ये लेते हैं, वो बता दूंगा, बट समझ गए, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या है कि एक जो ये डंडा है ये होगा, तो उसने बोला एक डंडा ऐसे ओवरलैप हो रहा है, एक ऐसे, तो चीजें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस कोने पे रखा होगा, एक इस कोने पे, ये जगह कोई फ्री की मतलब यहाँ भी हो सकता है ना, तो मान लो अगर पहले वाले का ये ऐसा था, पहली रिंग का ये ऐसा है, दूसरी रिंग मैंने बोला ये, तो इसमें ये तो होगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये अगर नीचे आया तो कुछ समझ में आया, लेकिन नहीं आया। ये अगर सेकंड रिंग है 2s की, ये रिंग है 3s की, ये 2p की ले लो, ये 3p की ले लो, हाँ क्या 2p का है, ये 3p का है, 2p में फिर वही उसका px py pz सब है, मैं एक बना के बता रहा हूँ। 2p का अगर मान लो ये उसका वो है ना, साइज फिक्स हो गया सेकंड रिंग का, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ तक घूमेगा और यहाँ तक भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना उसके शेप में आ जाएगा। 3p का इतना बड़ा शेप है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में घूम जाएगा, तो 2p को ओवरलैप मतलब ये नहीं कि इस रिंग को इसमें से निकालना, इलेक्ट्रॉन यही घूमेगा 3D में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये पूरा जगह उठी का है, ये पूरी जगह उठी, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग थोड़ी तो हो रही होगी, लेकिन मान लो ये रिंग अगर 5p होती तो बहुत मुश्किल होता है, समझ गया ना, 5p में फिर वो बहुत दूर चले जाता है, तो ये इतना पास नहीं हो पाता, क्लियर हुआ कुछ, ये कुछ काम का नहीं है, बट शायद इमेजिन करने में समझने में काम आया। बाकी आया कुछ समझ में, 1s का डेप्थ होगा, 1s 2s का, 1s 3s, 1s 4s, फिर एक ऑप्शन 2s 2p एक 1s 1s है, 1s 1s है और 2s 2p है, तो इसमें फिर ऐसे है ना बेटा, ये sp है, sp की ओवरलैपिंग अच्छी होती है, sp में अच्छी होती है, सेम सेम अगर आ गई है तो ss है, 2 2 के तो sp है, sp की ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ss p की भी और अच्छी होती है pp की, अगर ये 2p 2p करता तो pp हो जाता ना, और pp की और अगर सेम आता तो ऐसे करते हाँ, और अगर एक फिक्स कर दिया और रिंग चेंज करता तो जो रिंग ज्यादा पास पास में है उनका बेस्ट होता है, रिंग जितनी दूर होती जाएगी ओवरलैपिंग उतनी कम होगी, ये चीज बहुत कॉमन सेंस वाली ना, रिंग जैसे से बढ़ती जा रही है ओवरलैपिंग कम होती जाएगी ना, और सेम रिंग के होंगे तो बेस्ट ओवरलैपिंग है, इसमें क्या समझना। जब भी ये डब्बे जुड़ते हैं ना, तो दो वर्ड्स अपने को आते हैं, कंफ्यूज करते हैं, मुझे भी कर देते हैं। एक होता है अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती है, बोलते हैं प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, बड़ा माइनस, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस, लेकिन जब भी ये चीजें तुम कहीं फिजिक्स में पढ़ोगे या नॉर्मल लाइफ में पढ़ोगे तो एक वर्ड आता है फेज, फेज PHAC, फेज, फेज में अपोजिट चीजें नहीं होनी चाहिए, फेज में सेम चीजें होनी चाहिए, ये फर्क है, फेज में सेम सेम रहते हैं, तो या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो बेस्ट है। ये अट्रैक्शन की भी बात है,
सेम फेज मतलब किसको ये ग्राफ बनाते हैं फिजिक्स में, ये इसका एक कुछ फेज होगा, तो सामने वाले का अगर सेम फेज में है तो चीजें जुड़ेगी ना। सामने वाले का ग्राफ है, उसका वेव भी ऐसे ही जा रहा होगा तो चीजें जुड़ेगी। अगर वो अपोजिट जा रहा होगा तो चीजें तो कैंसिल हो जाएगी। तो अपोजिट अट्रैक्ट में वहां सही है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट, लेकिन जब फेज में बात करते हो ना तो सेम फेज वाली चीजों को और बढ़ा देती है, लेकिन अपोजिट फेज वाली चीजों को कम कर देती है। हाँ मतलब ये जो ये है एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, ये बढ़ जाएगा अगर सेम फेज की दो, जैसे मान लो एक उधर को इंसान खड़ा है एक इधर खड़ा है, दोनों ने रस्सी को ऐसे ये करना शुरू किया झटके देना शुरू किया, तो जो रस्सी में वेव क्रिएट हो रही है ना, और उधर वाला भी अगर सेम उससे कर रहा होगा, सेम फेज से जितनी हाइट तक ये ले जा रहा है और फिर जितनी पावर से इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, उतनी से वो कर रहा होगा, तो सेंटर वाला जो भी ये जाएगा ना वो ऊपर जाएगा। और नहीं इधर से करेगा तो ये भी ऐसे ऐसी वेव जाएगी, इधर से करेगा तो ये भी ऐसी ऐसी वेव जाएगी, लेकिन बीच में दोनों की वेव मिक्स होकर सेंटर वाला बहुत बड़ा ऐसा एम्पलीट्यूड जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये कुछ दूसरे एम्पलीट्यूड से कर रहा है, मतलब एक कम पावर से या ज्यादा पावर से कर रहा है, मान लो इसने कम पावर से ऐसे उसको रस्सी को ऐसे किया, इसने बहुत ज्यादा पावर से ऐसे ऐसे किया, तो सेंटर वाली बड़ी बनेगी क्या? नहीं, इसका जितना भी ज्यादा आ रहा था ना उसको कैंसिल कर देगा, तो जो भी नेट आएगा वो बनेगा सेंटर। ये समझ नहीं? तो फेज सेम होता है तो बेस्ट है, फेज अपोजिट है तो अपोजिट फेज कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन चार्ज में अपोजिट अट्रैक्ट वो चीज अलग है, तो ये यहाँ कंफ्यूज मत होना। अब वो फेज को रिप्रेजेंट करने का मैं क्या बोलूँ, पी तो नहीं लिखूंगा, तो इसलिए फेज में भी प्लस माइनस, ऊपर वाले एक्सिस में प्लस प्लस कर देता है वो, नीचे वाले में माइनस माइनस, तो इसको चार्ज मत देना, ये चार्ज नहीं, ये प्लस माइनस, ये फेज और चार्ज अलग चीज होती है, सच में याद रखना, कंफ्यूजन करेगा। जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना तो इसके ऐसे आते हैं कि एस और एफ को अगर मिक्स करना है ऑर्बिटल को तो वो सेम फेज में आने चाहिए, ये बड़ी सेम फेज का मतलब है या तो दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस। एक प्लस वाला गोला और एक माइनस वाला गोला कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? ये चीज नहीं होगी इसमें। एस अगर प्लस है तो ये पी का प्लस वाला इस साइड होना चाहिए, माइनस इधर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर ये प्लस है तो इसका माइनस यहाँ आ गया और प्लस यहाँ आ गया, ये नहीं बनेगा। सेम सेम चीजें ओवरलैप करेगी, सेम फेज वाली चीजें बेस्ट रहेगी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम इसमें भी अगर इसका ये वाला प्लस है ना तो ये वाला भी डंडा प्लस ही होना चाहिए, और ये माइनस और ये माइनस। ये नहीं होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस इसका ही माइनस, ये नहीं बनेगा, होता ही नहीं है ऐसा। तो ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज, जो सेम सेम फेज वाले उनको नाम दिया जाता है पॉजिटिव फेज, जो बनते हैं रियल। ये जो अपोजिट वाले इनको बोलते हैं नेगेटिव फेज, जो बनते हैं नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज ये या तो सेम सेम सिंबल वाले पॉजिटिव फेज, ऐसा नहीं प्लस प्लस वाले पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव फेज में, मतलब सेम सेम होंगे तो पॉजिटिव फेज, अपोजिट अगर आ रहे हैं तो नेगेटिव फेज। और एक होता है जीरो फेज, जीरो फेज मतलब वो ओवरलैप करेगा ही नहीं, उसकी ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी नहीं होती नेगेटिव वाली, ना जीरो वाली होती है कभी, हमेशा सेम फेज है पॉजिटिव फेज वाली चीजें। जैसे ये भी है तो इसमें ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तभी ये होगा। ये नहीं होगा कभी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कभी नहीं बनेगा। समझाई चीजें? तो अगर वो चार डायग्राम देके बोलेगा ना तुमको, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज करेक्ट, पहला दिया तुमको ये और ये, और इसमें लिखा प्लस माइनस, दूसरा लिखा ये और लिखा माइनस माइनस, तीसरा लिखा ये और प्लस माइनस का प्लस माइनस, और चौथा लिख दिया उसने कुछ भी ये और ये प्लस माइनस माइनस। कौन सी ओवरलैपिंग सही है? तो सेकंड ओवरलैपिंग होगी और सही है अगर ये क्वेश्चन आ रहा है। समझ गए सारे कॉन्सेप्ट बीपीटी से इतने ही। फाइनली बीपीटी से आखिरी में क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है।
और कुछ नहीं बनेगा। और थोड़ा सा और टफ करना होगा तो क्या बनाएगा वो कि ओवरलैपिंग किन किन डब्बों के बीच में हो रही है, किन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वर्ड याद रखो, बीपीटी एटॉमिक ऑर्बिटल शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड यूज कर लिया मतलब बीपीटी था, हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्ड यूज किया मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन तुम लोग गलत कर देना। बीपीटी ने क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन ने बोला था हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे। समझ गए जी? तो इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब देखो, अब सेम इसी चीज में अब मैं तुमसे अब पूछता हूँ बेंजीन, बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई? तो देखो एक कार्बन होते हैं ना सारे कोने, हर कार्बन पे 4 डंडे होने चाहिए, 3 ही दिख रहे हैं मुझे हर कार्बन पे, तो चौथा कुछ नहीं दिया हो तो हाइड्रोजन मान लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बनाते नहीं है बट सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पहला बॉन्ड जो भी बनता है वो कैसा होगा? सिग्मा। तो मान लो ये कार्बन है सेंटर वाला ना, ये कार्बन है, इस हाइड्रोजन ने जब पहला बनाया था सिग्मा, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जब पहला बनाया बॉन्ड तो वो सिग्मा, इस कार्बन ने जब इसके साथ पहला बनाया तो सिग्मा, लेकिन इस कार्बन ने दूसरा भी बना दिया ना तो वो पाई। तो ये जो मेन डंडे बन रहे हैं इसके 6, ये 6 तो सिग्मा होंगे, ये हाइड्रोजन वाले भी 6 सिग्मा होंगे, तो 6 से कितने 12 सिग्मा होगा। अंदर ये जो डबल डबल बन रहे हैं तो जब भी दूसरा वाला है तीसरा वाला बॉन्ड रहता है वो पाई, तो 3 पाई होंगे इसमें, 3 पाई और 12 सिग्मा, 6 ये बाहर वाले और 6 हाइड्रोजन के 6। समझ गए जी? में ये बीपीटी है हर चीज, समझ गए? कुछ था इसमें, आखिरी में सिग्मा पाई पता करना है, तुमको टाइम था क्योंकि समझना। कोई सा क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद नहीं जाएगा। अब इसकी थ्योरी मुझे लिखवाना है तो मैं कल लिखवाऊंगा क्योंकि अभी टाइम हो गया, तो कल आधे से सीधा थ्योरी लिखवा करके और ये टॉपिक खत्म, ताकि तुमको ओरिएंटेशन मिल जाए। और ये सारी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए जो लिखवाता हूँ ये थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी तो चलो छपाने का काम है, क्लियर है? चलो ये वाला क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, 10 बज गई है। ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल संडे है ना, कल भी क्लास रहेगी। ठीक है, कोई नहीं। चलो थैंक यू सो मच। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन मोटो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में कैसे पार्ट ले रहे हैं ये बताया था। इसके पहले आई थी कॉसेल एंड लुईस थ्योरी, उसने भी ये बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड डॉट 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 बना के पार्ट ले रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था जैसे अपना होता ना, वो 9th लेवल पे बताया था कॉसेल एंड लुईस ने। 9th लेवल पे यही पढ़ते हैं KLMN 4 शेल होते हैं और हर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 8 ऐसे करके। तो उसने ये चीज बताई थी कि 2 8 8, मान लो किसी में 8 है तो जो इतने भी डॉट है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 डॉट बना दिए। उसने ये नहीं बताया था अब इन 7 डॉट में से कौन सा S का है, कौन से डॉट P के हैं। समझ में आई ये चीज? तो ये जो F और P है तो सबशेल के लेवल पे आ गया ना, और सबशेल में भी ढंग से देखूंगा तो उसके अंदर जो डब्बे बने ऑर्बिटल उस लेवल पे आ गया। ठीक है, तो कॉसेल और लुईस ने सिर्फ KLMN के अकॉर्डिंग बताया था कि हाँ किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट बना दिए, और जो भी सामने से आ रहा है उसके डॉट बना दिए और डॉट डॉट को मैच करते गया। अगला जो आया था VBT, इसका जो भी साइंटिस्ट था इसने क्या बोला, उन डॉट्स को भी इसने ढंग से क्लासीफाई किया कि हाँ मान लो सेकंड पीरियड का तो उसमें 2 सबशेल होंगे, 2s और 2p, और उसमें भी 2s में एक ही डब्बा होता है तो 2s का एक ही ऑर्बिटल होता है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो इसने वो सारी चीजें ढंग से बताई कि वो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो 7 भरे तो 7 किस में, 2 s के ऑर्बिटल में भरे और बचे कितने 5, हाँ 5, तो 5 p के ऑर्बिटल में भरे, और p में भी फिर किस में, px में भरे, py pz। तो ऐसे करके उसने फिर इसके डब्बे बनाए, जो भी सामने से आ रहा है उसके सेम सबशेल तक के डब्बे बनाए। फिर उसने मैच किया कि हाँ किसका सबशेल कौन से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड बनाने के लिए डब्बे खाली होने चाहिए बताया था, मतलब एक एक भरे होने चाहिए अनपेड, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा जो भी आ रहा है उस डब्बे में भी एक ही होना चाहिए, लेकिन अपोजिट स्पिन। अगर ये ऐसे घूम रहा था उस एटम में तो ये ऐसे घूमना चाहिए उस एटम में, उसको बोलते हैं अपोजिट स्पिन। तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए अपन ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा सीधा डंडा और इसमें से उल्टा डंडा, तब जाके वो मैच होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेंगे अपने, ये चीज समझ में आई।
ठीक है, ये उसकी थ्योरी थी। और मान लो अगर कोई पहले से पेयर्ड है और उसको बॉन्ड बनाना है उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो पहले अनपेयर्ड होंगे अगर कहीं खाली डब्बा होगा उसके पास, तो उसके बाद फिर ये जो दोनों अनपेयर्ड हुए हैं ये सामने वालों से बॉन्ड बनाएंगे। ये बताया था इसने बीबीटी ने। लेकिन जब फिर अफबाऊ भी एक साइंटिस्ट था, उसने एनर्जी बता रखी थी ना सारे डब्बों की, ठीक है, कि हर डब्बे की एनर्जी अलग होती है, 2s की अलग होगी, 2p की अलग। तो मान लो कोई सेकंड उसका रिंग का एटम है, ठीक है, जिसमें दूसरी रिंग बाहर वाली है, उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है दूसरे रिंग को। तो दूसरी रिंग जब भी बॉन्ड बना रही है ना, तो उसमें मान लो उसके जो भी पहला एटम ने बॉन्ड बनाया, तो पहला अपन ने बता दिया कि पहला बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। लेकिन मान लो पहला बॉन्ड अगर एफ ने बनाया है और दूसरा पी बना रहा है, तो एफ के बॉन्ड बनाने और पी के बॉन्ड बनाने में फर्क है ना, क्योंकि एफ की एनर्जी कुछ और है, पी की एनर्जी कुछ और है, तो दोनों बॉन्ड में कुछ फर्क आ जाएगा। और मान लो एक CH4 का मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि CH4 में 4 डंडे बन रहे हैं, तो उसमें से फिर एक डंडा अलग जा रहा है ना, मतलब SS का जा रहा है, बाकी तीनों SP के जा रहे थे, तो वो फिर कहीं ना कहीं अपना गलत जा रहा था ना, कि एक डंडे की एनर्जी कम जा रही है ऊपर नीचे और बाकी 3 की सेम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत थी। क्यों? क्योंकि इसने जो वर्ड यूज किया था वो क्या किया था? एटमिक ऑर्बिटल, ये यूज किया था बीबीटी वाले ने, है ना। बीबीटी वाले ने यही वर्ड यूज किया था कि एटम के ऑर्बिटल। फिर इसको करेक्ट किया एक साइंटिस्ट आया कि नहीं, ये चारों डंडे सेम होने चाहिए वरना बनेंगे ही नहीं कभी। तो चारों डंडे सेम किसने किए? अगला साइंटिस्ट जो भी आया था जिसने हाइब्रिडाइजेशन दिया था, उसने क्या बोला था? सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, फिर वापस से जो ओवरऑल फाइनली मान लो एक की एनर्जी 2 है, एक की 3 3 3 ऐसे है, सब मिक्स की, टोटल जो भी आया उसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, या जितने भी डब्बे थे उतने हिस्सों में बांट दिया बराबर। समझ में आया? तो ऐसे करके उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एटमिक से हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर बोला कि अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी से भी बॉन्ड बनाएंगे तो सेम एनर्जी रहेगी, क्योंकि सारे डब्बे अब सेम हो गए। तो फिर वो उसने इसकी गलती को सही कर दिया। ठीक है, तो अपन अभी ये वाला पढ़ रहे हैं। बेसिक्स में सारा समझा चुका था मैं, अब थ्योरेटिकल मुझे सिर्फ पॉइंट बताने तुम लोगों को कि क्या है। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल, इधर 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 बीबीटी में क्या हो रहा है? एटमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग समझते हो ना, कल ढंग से समझाए थे कि अगर ये रिंग है, सेकंड रिंग है, तो सेकंड रिंग बेस्ट ओवरलैप करेगी। फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग थोड़ी ठीक है, फर्स्ट रिंग थर्ड रिंग और मुश्किल है ओवरलैप करना। फर्स्ट रिंग फोर्थ रिंग ओवरलैप करेगी तो बहुत ही वीक बॉन्ड बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए ना? फर्स्ट के साथ बेस्ट ओवरलैप, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग के साथ थोड़ा और टफ, थर्ड रिंग के साथ और मुश्किल, फोर्थ रिंग के साथ और वीक बॉन्ड। क्लियर है ना ये चीजें? रिंग कल ढंग से बता दिया था तुम लोगों को। तो ओवरलैपिंग एटमिक ऑर्बिटल की होती है। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये कर रहे थे ना अपन। ओवरलैपिंग का सॉरी शेयरिंग का मतलब क्या? इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों जब ओवरलैप हुए तो एक डब्बे में 2 दिखे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया था, तब 2 दिख रहे हैं ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड में यही होता है ना, शेयरिंग ऑफ एच इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज की गई थी चारों थ्योरी, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ठीक है, कॉसल लुईस से लेके बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वैसे पर एमओटी, सब कोवेलेंट कौन से के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भाई ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, हाफ फिल्ड होने चाहिए ना। अरे बेटा डब्बे खाली होनी चाहिए ना, मतलब अगर ये होता है ऐसा होना चाहिए, पी के होंगे तो वो भी हाफ होने चाहिए। और जरूरी नहीं पता है कि सारे ऐसे ही रहें, एक मान लो ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा भी हो गया तो चलेगा, बस एक डब्बे में एक होना चाहिए और उसका जो भी स्पिन रहे, लेकिन सामने वाला जो आ रहा है वो उसका अपोजिट स्पिन होना चाहिए। सामने का डब्बा आ रहा है तो उसका ये वाला स्पिन सीधा होना चाहिए, ये वाला उल्टा, ये वाला उल्टा और ये वाला उल्टा। समझ गए? तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों स्पिन के साथ, ऐसा। समझ गए? ये हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हाफ फील्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही वैलेंस शेल के। ठीक है, अगला, अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ओवरलैपिंग हो गई तो अब मेरे को एक डब्बे में 2 दिख रहे हैं ना, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। समझ में आया ना? जब ये दोनों अगर बॉन्ड बनाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसने बोला था? एक साइंटिस्ट आएगा, पॉली। ठीक है, उसने बोला था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसने यही बोला कि एक वाले आते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो एक डब्बे में कितना होगा? 2, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, सेम स्पिन के नहीं आते हैं। ये सारी चीजें किसने बताई थी? पॉली ने। ये एटम में भी आएगा, लेकिन यही पॉइंट आ रहा है तो यही याद करो तुम लोग। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ये।
समझ गए क्या था? ठीक है, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। कोई भी बॉन्ड क्यों बना रहा है? ताकि स्टेबल रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में भी आते हैं, इसके हिस्से में भी आते हैं, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, ये तो चाहिए अपने को। ठीक है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, ये याद होना चाहिए। ओवरलैपिंग जो भी होती है 50% से कम होती है, पूरी ओवरलैपिंग नहीं होती है, याद रखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी ओवरलैपिंग हो रही हो, कितनी हो रही है? लेस देन 50%। इसको कैसे समझा था अपन ने? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अगर एफ का ऑर्बिटल है, एफ का शेप ऐसा ही था, दूसरा कोई आएगा उसका एफ का शेप ऐसा है, तो ये जो ओवरलैपिंग करेंगे वो ऐसे ही करते हैं, हमेशा बुक में ये दिखता है। और तो ये जो बीच की जगह है ना, यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। ये चीज समझ में आई? कभी भी ये नहीं होता है कि, एक और यहाँ बना रहा हूं, कि ये और फिर ऐसा हो गया, ये चीज कभी नहीं होती है। समझ में आया ना? तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो ओवरलैपिंग हमेशा 50% से ज्यादा कभी नहीं जाएगी। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। समझ में आया सबको? ये पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, गलत करोगे कोई मतलब नहीं है, सुन लो इधर। ओवरलैपिंग, हाँ, ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म। अच्छा देखो, एक चीज सुनो बेटा, इधर सारे मत बातें करो। 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड तुम्हारी साइड या मेरी साइड। इनके अपोजिट रखने हो तो एक्स अगर इधर है तो माइनस एक्स इस साइड हो जाएगा। ठीक है, वाई अगर ऊपर है तो माइनस वाई नीचे हो जाएगा। जेड अगर तुम्हारी साइड है तो माइनस जेड इधर हो जाएगा। सारी डायरेक्शन कवर कर ली अपन ने 3D में। ठीक है, तो अपन नॉर्मली अभी एक्स वाई जेड ले रहे हैं, माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है आपको। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाला जो ऑर्बिटल है वो इस पे बनेगा पी का। देखो एस में तो कोई है ही नहीं ऐसा कि अलग डायरेक्शन में, तो सेंटर में बना देते हैं। ठीक है, एस वाला कहाँ बनाते हैं? यहाँ में बना देता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है अगर, ये वाई और ये जेड, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन बुक्स में बताया उसने ये वाली जेड लेता है हमेशा, एटम वाले चैप्टर में इसको जेड रखता है वो, ये वाला, हाँ, एक्स को जेड रखता है वो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एस का तो यहाँ बन जाएगा सेंटर में, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से बराबर है ना। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स में ज्यादा फैला है, वाई में ज्यादा फैला है, जेड में, सब में बराबर है, तो उसको मैं यहाँ रखता हूँ, एस वाले को। ठीक है, पी के जो होते हैं ना, पी के 3 डब्बे होते हैं। मान लो मैंने, अपन नॉर्मल बना लेते हैं अपन जैसा भी हो। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स का जो पी में 3 डब्बे हैं, उसको ऐसे समझना है। ठीक है, पी के 3 डब्बे होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स कहाँ बनेगा? एक्स वाले पे। पी वाई कहाँ बनेगा? वाई वाले पे। चीजें समझ में आती है? और पी जेड कहाँ बनेगा? जेड वाले पे। पेन बचा नहीं क्या अपने पास? चीजें समझ में आई? तो पी एक्स ऐसा बन रहा है, पी वाई ऐसा बन रहा है, पी जेड ऐसा बन रहा है। यहां देख लेना, समझ में आया? एक्स वाई और जेड। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है, इसका पी एक्स में इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है, और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन पी वाई में रखा है, ऐसे में इसका पी वाई में रखा है, ये वाला रेड पेन सुन देखना। ठीक है, इसका पी एक्स में रखा है, और मैं बोल रहा हूँ ओवरलैपिंग करना है इनको। होगी क्या ओवरलैपिंग? पी एक्स की ओवरलैपिंग पी एक्स से हो पाएगी ना, पी वाई की पी वाई से होगी बेस्ट, पी जेड की पी जेड से होगी। तो ओवरलैपिंग हमेशा सेम वालों में होती है। समझ गए चीज क्या बोल रहा था मैं? अपोजिट में कभी नहीं होगा कि एक्स वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, जेड के साथ कर रहा है। तो वही पॉइंट लिखा है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर। ये एक एटम है, नहीं आया किसी को? ऑर्बिटल्स कम क्लोजर, ये ऑर्बिटल ही थे ना डब्बे, और बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो ऐसे होते हैं एटम में घूमते हुए। ठीक है, तो ऑर्बिटल कम क्लोजर, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन ले लो, तो इनके एस के और इसका एफ, चलो इसमें तो ऐसी है, कोई दूसरा जिसमें पी और पी आ रहे होंगे, अगर पीपी के बनाए थे ना कल। ठीक है, तो अगर ऐसा जिसमें पीपी के ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन से आएगा जहां से उसकी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। वैसे पढ़ने क्या बोलो, कहीं से भी डंडे खींच दो, मैं डंडे सारे इस साइड खींच दूं तो भी सही है वैसे पर के हिसाब से। इसने फिर भी थोड़ा बहुत बताया था कि मान लो इसका पी का एक्स इधर है, तो सामने वाला जिसका एक्स का इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा है तो वो इस साइड से ही आएगा, वाई का है तो वो इसी डायरेक्शन से आएगा, जेड का है तो वो इसी डायरेक्शन से आएगा। समझ में आई ये चीज? ये कहीं से भी नहीं आ जाएगा कि इधर से आके ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी नहीं उससे।
तो एक फिक्स डायरेक्शन से आना चाहिए जहां से ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हो। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर, समझ में आया? ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग सेम सेम वाले में ही होगी, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। क्लियर है? तो इसीलिए लिखा है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, याद रखोगे तुम लोग। ठीक है, याद रखना है यार बस। मैक्सिमम ओवरलैपिंग कब होगी? जब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और सेम डायरेक्शन। पी एक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, पी वाई के साथ बॉन्ड बनाएगा, पी जेड के साथ बॉन्ड बनाएगा, उल्टे कभी नहीं बनाएंगे ऐसे। समझ में? क्लियर है चीजें बेटा सभी को? ठीक है। फिर अगला पॉइंट, ये समझ में आ गया? अगला बताऊं? चलो। सो कोवेलेंट बॉन्ड हैव डायरेक्शनल नेचर, इसीलिए बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, आयनिक नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि आयनिक तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na+ यहाँ है, Cl यहाँ रखूंगा तो भी खिंचा जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस खींच रहे हैं ना, तो यहाँ रखूंगा तो भी खिंचाएगा, कहीं भी रखूंगा पूरे 3D में Cl को तो वो कहीं से भी खिंचा जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, कहीं भी माइनस रखूं तो खिंचाएगा ना। लेकिन इसमें क्या है, अगर Px इसका यहाँ है तो वो Px से ही आना चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा, Pz से आएगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसीलिए एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए ना, इसलिए बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड हैव डायरेक्शनल नेचर। आयनिक का नॉन डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल है तो आइसोमेरिज्म भी शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉइंट लिखाया था, और आयनिक नॉन स्टीरियो आइसोमर या आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो सो कोवेलेंट बॉन्ड हैव डायरेक्शनल नेचर। समझ में आया क्यों है डायरेक्शनल नेचर? क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर होता है, आयनिक में नहीं होता। कोवेलेंट आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आयनिक नहीं करते हैं। समझ में आई चीजें सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो अगला पॉइंट। ये 5 पॉइंट हो गए। वीबीटी समझ में आ रहा है ना क्या है? आखिरी में जाके पाई और सिग्मा गिनना है। हाँ, मतलब ये ओवरलैपिंग की वजह से डायरेक्शनल शो कर रहा है ना। मान लो कोई एक दूसरा एटम, जैसे H2SO4 मैंने बनाया, तो H2SO4 में सल्फर सेंटर में ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन के P सल्फर के P से बॉन्ड बनाने के लिए सेम डायरेक्शन से आना चाहिए। अगर इसमें S में इलेक्ट्रॉन खाली है इसका PX में, तो इसका PX से ऑक्सीजन आना चाहिए, ना कि PY से, तो वो गलत जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्शनल नेचर है ना, कि हर बॉन्ड का डायरेक्शनल फिक्स होगा कि किधर से आके बॉन्ड बनाएगा, कहीं से भी बॉन्ड नहीं बनेगा। बीबीटी में तो क्या है, उसमें क्या था, लुइस वाले में कहीं भी डॉट बना दिए जहां जगह मिली, और कहीं भी डंडे खींच दिए, उसने कुछ बताया नहीं था। उसने बस ये बोला था कि सेकंड रिंग है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहीं भी बना दो और कहीं से भी डंडे खींच दो। इसने एग्जैक्ट बताया था कि कहाँ घूम रहे हैं, एक्स वाली डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वाई वाली डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जेड में घूम रहे हैं। समझ में आती है चीजें? ठीक है, इसको पता है बहुत अच्छे से ऐसे समझना होना, तो ये देखना सेंटर में न्यूक्लियस है, पहली रिंग तो छोड़ो हटाओ जहाँ भी है, अगर सेकंड पीरियड का वो एटम ले रहा हूँ, दूसरी रिंग ऐसी है, ठीक है। दूसरी रिंग में देखो, रिंग का मतलब अपन एटम में हमेशा, बेटा इधर सो मत, सेकंड बेंच इधर सारे पानी पी लो ना, कोई भी फोना मत, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम भी बेटा बॉटल हटा ले मुझसे, ठीक है। चलो हाँ, इधर अगर ये न्यूक्लियस और पहली रिंग, ठीक है। चलो पहली रिंग का मतलब ये नहीं कि एक रिंग बनी हुई और उसमें चीजें घूम रही है, पटरी नहीं है कोई, हवा में घूम रही है चीजें। समझ में आया चीज? और दूसरी रिंग में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ऐसा थोड़ी कि लाइन से, जैसे स्कूल में असेंबली में लाइन लगती है कि लाइन से चल रहे हैं 8 ऐसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। एक हो सकता है ऐसे घूम रहा होगा, दूसरा हो सकता है डायमीटर उसका सेम है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स है, तो एक हो सकता है ऐसे घूम रहा है, एक हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, एक हो सकता है ऐसे घूम रहा है, एक हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों अलग अलग उसमें घूम रहे थे। सामने से अगर कोई एटम को इससे बॉन्ड बनाना है, ठीक है, और इसका एक अनपेड है, उसका मतलब अनपेड उसके डब्बे में है, ठीक है, सामने वाला का भी एक अनपेड है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेड था वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे इस गोले में, बाकी सब कहीं भी घूम रहे होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे को बॉन्ड बनवाना है वो ऐसे घूम रहा है, तो सामने वाले का भी ऐसे ही घूमना चाहिए ना, तब बॉन्ड बनेगा। सामने वाले का अगर ऐसे घूम रहा होगा और इसका ऐसे घूम रहा है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा? ओवरलैपिंग होगी नहीं उसमें ढंग से। तो सेम डायरेक्शन में सेम, अगर मान लो एक ऐसे घूम रहा है, इसका भी एक ऐसे घूम रहा है, तो वो एटम इसके पास आएगा तो ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। तो वही इसने बताया कि पीएक्स पीवाई पीजेड के जिस भी डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, जिसके भी एटम को पेयरिंग करवानी है वो सेम डायरेक्शन से आने चाहिए।
क्या बेटा, अपोजिट स्पिन मतलब मान लो इसका ऐसे घूम रहा है, मतलब फेज यही है, प्लेन ये है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो जो सामने से आ रहा है वो प्लेन यही होना चाहिए लेकिन घूमता ऐसा होना चाहिए। नहीं आया? हाँ इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कार्बन है फॉर एग्जांपल, कार्बन छोड़ो, सल्फर है, ठीक है, सल्फर में उसके सेकंड, सल्फर थर्ड में आ जाता है ना, हाँ थर्ड में, तो इसकी थर्ड रिंग में सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन एस का पी का ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, प्लेन ये वाला है, समझ गया, ये प्लेन है, इस प्लेन में ऐसे घूम रहा है, तो सामने से अगर ऑक्सीजन आ रहा है इससे बॉन्ड बनाना है, एफ डबल बॉन्ड आता है ना, तो वो अगर आ रहा है इधर से, तो उसमें भी प्लेन यही होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमना चाहिए और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमना चाहिए, समझ गए। और फिर जब ये पेयरिंग करेंगे तो अपोजिट स्पिन मिल जाएगी और पेयर भी बन जाएगा। ओवरलैपिंग कैसे होगी? ऐसा, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसका अगर ये ऐसे घूम रहा है, इसमें अगर ये ऐसे घूम रहा है और दोनों अगर ऐसे पास पास में आएंगे तो ये दोनों रिंग ओवरलैप नहीं होगी क्या? दो रिंग बेटा, अगर देखो एक रिंग अगर ये वाली ऐसी है, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें इधर डायरेक्शन में घूम रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दोनों पास में आएगा तो दोनों रिंग ओवरलैप होगी। ओवरलैप मतलब ऐसे जस्ट पास पास में, पूरी ओवरलैप नहीं करवाना है, थोड़ा बहुत भी होगा तो अपना ऐसा है कि 50% तक ओवरलैपिंग होती है, पूरी ओवरलैप नहीं होता, क्योंकि दो एटम पूरे एक दूसरे में ऐसे थोड़ी ना घुस जाएंगे, इसका न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस है, तो एक लिमिट तक ही चीजें पास में आ पाएगी ना, वरना न्यूक्लियस भी रिपेल करेगा, तो ओवरलैपिंग कभी भी 50% से ज्यादा होगी नहीं। समझना ये चीज, बस आया क्लियर हो? को और किसी को डाउट? कोई भी? ठीक है, ये पॉइंट आ गया ना समझ में दोनों? चलो इधर डी का कहीं भी बना लो ना, डी में फिर वही डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। देखो अगर डी एक्स वाई है तो उसमें जेड प्लेन में घूमता है, वाई जेड है तो एक्स में घूमेगा, जेड एक्स है तो वाई में घूमेगा, उनके बीच में घूमता है। मान लो अगर कोई है डी एक्स वाई, तो डी एक्स और वाई है तो उनके बीच में घूमता है, इसमें नहीं घूमता है, डंडों में नहीं घूमता कभी। हाँ जेड में या इसमें बीच वाले में घूमता है वो, इन डंडों में नहीं घूमता कभी। एक्स और वाई नाम है ना, तो दोनों में एक साथ कैसे घूमेगा? तो वो प्लेन दे रहा है कि एक्स वाई मतलब इस प्लेन में घूम रहा है, हाँ वाई और जेड है तो वो इस प्लेन में घूम रहा है बीच में, ये होता है वो। हाँ एक्सिस सेम होनी चाहिए। देखो मान लो इसका एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, इसका भी एक्स वाई मिलेंगे तो जाके चीजें सही रहेगी ना। ये सब फिर एटम में आएगा यार, एटम में यही तो पढ़ना है, एटम में क्या पढ़ोगे? यहाँ इसका कोई काम नहीं है, बीबीटी का काम बस इतना था कि बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा पाई, बस यहाँ इतनी चीजें काम की नहीं है। एटम में क्या पढ़ोगे फिर? सारी चीजें अगर यही पढ़ लोगे, एटम में सब आएगा, एस पी डी के पी एक्स पी वाई जो भी है ना, सारे के डायग्राम आएंगे, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन वहां पे आते हैं, तो वहां में बहुत ढंग से फिर सारी चीजों को ग्राफ बना के बता दूंगा। क्लियर है? बीबीटी में इतना काम नहीं है, बस समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि इतना यहाँ जितना यहाँ पे काम करना है उतना यहाँ पे लिख लो बस। अगला देखो, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है, ये समझ में आता है सबको? ओवरलैपिंग जितनी बेस्ट उतना स्ट्रांग बॉन्ड, तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जितना स्ट्रांग बॉन्ड की लेंथ उतनी कम, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम, बॉन्ड जितना स्ट्रांग बॉन्ड लेंथ उतनी कम, ठीक है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड है ना। तो जितना अच्छी ओवरलैपिंग उतना स्ट्रांग बॉन्ड, उतनी ही ज्यादा उस बॉन्ड की एनर्जी और उतना ही छोटा वो बॉन्ड। हाँ हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीव हुई है तो अब वो स्ट्रांग बॉन्ड है ना, स्ट्रांग बॉन्ड है, हाँ हाँ स्ट्रांग बॉन्ड है, तो अब इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? जितनी रिलीव हुई होगी। अगर बहुत ज्यादा रिलीव हुई थी तो बहुत ज्यादा ही लगेगी ना इसको तोड़ने में, तो हाँ एनर्जी बची कम, हाँ ये है। तो उससे अपन बॉन्ड एनर्जी नहीं देख रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड में कितनी एनर्जी बची ये नहीं होता। बॉन्ड एनर्जी का मतलब उस बॉन्ड जो स्ट्रांग बॉन्ड है उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, या फिर फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज कितनी हुई थी, ये है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये आया समझ में सबको छठा पॉइंट, क्योंकि जब बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे वहां यही काम आएगा।
ये वाला समझ में आया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वाला, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय पार्शियल ओवरलैपिंग, और पार्शियल में भी मैक्सिमम कितनी जाएगी 50%। चीजें है ना, बार बार बोल रहा हूं ताकि याद रहे, 50% मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन में यही चीज क्या हो जाएगी, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया ना, ठीक है। ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। पॉइंट पढ़ के समझने की कोशिश कर लो यार, सादी भाषा में लिखा है। ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जितने भी डब्बे ओवरलैप हो रहे हैं, शुड हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, विद द अपोजिट स्पिन। ये है, क्लियर है। और फिर जब डब्बे बन जाएगा इसका, तो ये ऐसा हो जाएगा अपोजिट स्पिन। ये पॉइंट लिखा है उसने बार बार, ठीक है। इसमें वर्ड ये याद रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उनके स्पिन्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट, तभी ओवरलैप होंगे। क्लियर है बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की बिल्कुल भी। देखो जब इनके शेप से बनाने जाएंगे ना अपन, तो शेप कभी भी वो पूरे ओवरलैप नहीं करता, थोड़े थोड़े ही करता है। एफ और एफ का जैसे ऐसा बनाता है, पी और पी में भी आधे ही ओवरलैप करता है। लेकिन जब डब्बों की बात आती है ना यहाँ पे, तो वो अब कैसे बनाओगे यार उसको, फिर सब में ये तो नहीं करते बैठोगे ना तुम कि जैसे ये सब में ये तो नहीं करोगे, बहुत ज्यादा ऐसा डायग्राम बिगड़ जाएगा। तो बेटर है कि अपन उसको, अपने को पता है कि हाँ एक बॉन्ड बन रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा ऐसे रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल में उनकी ओवरलैपिंग हुई है वो 50% ही होती है, ठीक है। चलो अगला पढ़े। अभी जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, खुद से पूछना था। देखो एक तो ये कि कौन से डब्बे आ रहे हैं, एफ का आ रहा है, पी का आ रहा है, डी का आ रहा है, एफ का आ रहा है, कौन से डब्बे आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये 2 ही चीजें, जो भी डब्बे आ रहे हैं और जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं दोनों पे, क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड करेगा कि सेम एक्सिस से आ रहे होंगे तो बेस्ट है, और अगर 2 अलग अलग एक्सिस से आ रहे हैं, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो फिर नहीं चलेगा। या फिर अगर 2 अलग अलग एक्सिस बना के आ रहे हैं पैरेलल में, तो भी वो वीक रहेगा। सेम एक्सिस होगी तो बेस्ट है, जो एक दूसरे में ऐसे ओवरलैप हो जाएगी, एक ही दिखे फाइनली। तो एक हो गया डायरेक्शन, एक होगा डब्बा कौन सा है, एस आ रहा है और पी आ रहा है, कि एस आ रहा है और एस आ रहा है, कि एस पी आ रहा है और पी आ रहा है, और या फिर पी आ रहा है पी आ रहा है, या फिर डी और पी आ रहा है, या डी और डी आ रहा है। समझ में? तो कौन से डब्बे आ रहे हैं 2 मिक्स होने के लिए और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, है ना, हिंदी में अगर बोलूं तो। इधर आवाज नहीं, कौन से डब्बे आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, बस इतना ही है ना, कि कौन से डब्बे किस डायरेक्शन से। तो कौन से डब्बे का मतलब क्या है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, एफ पी डी एफ चारों, 4 ही तो डब्बे हैं, हाँ। एफ ऑर्बिटल, ठीक है, एफ ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। अब मुझे बताओ, एफ चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से, कहीं से भी आए, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि ओवल का मतलब अलग होता है कि चपटा, तो ओवल में फिर चीजें फर्क पड़ेगा कि इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है। ओवल तो नहीं है, पूरा गोल है ये, तो पूरा गोल है, तो कोई भी डायरेक्शन से आए ओवरलैपिंग उतनी ही होगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स से आ रहा है, वाई से आ रहा है, जेड से आ रहा है, एक्स और वाई के बीच में से आ रहा है, या एक्स और जेड के बीच में से आ रहा है, कहीं से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ का जो ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्लियर है, कहीं से भी आए उसमें फर्क नहीं पड़ता। और नॉन डायरेक्शनल है मतलब उसकी ओवरलैपिंग कम होगी, याद रखना। एक फिक्स डायरेक्शन से आता है तो उसकी ओवरलैपिंग बेस्ट होती है। ये नॉन डायरेक्शनल है कि कहीं से भी आ सकता है, तो उसकी ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं कम रहेगी, याद रखना है चीजें, ठीक है। एफ ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, कम। क्यों? क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। समझ में आई चीजें, ठीक है। पी डी और एफ, ये जो 3 डंडे बाकी में 3 डब्बे हैं बाकी के, ठीक है, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पी किस डायरेक्शन से आ रहा है, एक्स वाला एक्स से आ रहा है या एक्स वाला वाई के साथ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ना।
या फिर मान लो पी ऐसे और उसके साथ जो डी आ रहा है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, समझ में आ रही चीजें, बस वही है। तो पी डी एफ कैसे डायरेक्शनल ऑर्बिटल है कि कौन सी एक्सिस से आ रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं, वाई से आ रहे हैं, एक्सिस कौन सी है इसकी, ठीक है, एक्स वाई जेड या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, समझ गया ना। और भी जो भी इनके बीच वाले प्लेन्स कौन से प्लेन से आ रहा है, तो डायरेक्शनल है ये सारे, और डायरेक्शनल है तो उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, याद रखना। एस में नहीं होती, एस नॉन डायरेक्शनल है और उसकी ओवरलैपिंग कम होती है, याद रखोगे ये चीजें, हाँ एस वाला, ठीक है। और पीडीएफ डायरेक्शनल है तो उनकी ओवरलैपिंग सबसे बेस्ट होती है। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक सभी को। तो अपन को क्या समझ में आ गया कि कौन से डब्बे आ रहे हैं उसके हिसाब से समझ में आ गया, एफ का डब्बा आएगा तो क्या होगा और पीडीएफ के डब्बे आएंगे तो क्या होगा। अब किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन मतलब एक्सियल में आ रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, सेम हेड ऑन मतलब दोनों अपने सर या जो भी उनका होगा ऐसे लाके मिक्स हो रहे हैं, हेड ऑन, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस है, या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। कोएक्सियल का मतलब क्या है, एक ही एक्सिस पे आ रहे हैं, ठीक है, सेम ये और ये। तो कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग में ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, समझ में आई ये चीज सबको। इसका एक एग्जांपल अपन ये यहां बना लेते हैं, जैसे ये थोड़ा और अच्छे से ओवरलैप होगा ऐसे, ये समझ में आई ये चीज। तो कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस थी ना इसकी, है तो इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। अब यही अगर कोलैटरल, लैटरल मतलब साइड साइड में, कोलैटरल साइड में, या फिर उसको बोलते साइड वाइज या पैरेलल, समझ में आया ना तीनों वर्ड का मतलब, ठीक है। इसमें क्या होगा, कम होती है ओवरलैपिंग। इसका एक एग्जांपल ये कि अगर साइड से है तो वो इतना ज्यादा पास में नहीं आ पाएंगे कभी, ये ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, देखो बराबर से। लेकिन कोएक्सियल में आएगा तो बहुत बेस्ट ओवरलैपिंग होती है, और 50% से ज्यादा होती नहीं ओवरलैपिंग कभी। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो ये ऊपर वाले में ये कोएक्सियल में बना लेना, कोलैटरल में ये वाला बना लेना, कोलैटरल का ये वाला, कोएक्सियल का ये वाला। क्लियर है सभी को। चलो इसके आगे के पॉइंट्स में उधर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है क्या बेटा। 8 पॉइंट, ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। अच्छा कौन से डब्बे आ रहे हैं और किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो कौन से डब्बे आ रहे हैं, ये किस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये। अच्छा सुना, जो कोएक्सियल है ना, कोएक्सियल वाले कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा, और कोलैटरल वाले कौन से बनाते हैं, पाई। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे कोएक्सियल, और पाई कौन बनाएगा, कोलैटरल। ये लिख लेना उसमें, है ना, क्या क्या हमेशा जब भी कोएक्सियल होगी सिग्मा ही बनेगा, कोलैटरल होगी पाई ही बनेगा, और पहला हमेशा सिग्मा बनेगा, सेकंड थर्ड हमेशा पाई बनेंगे। चलो देखो वीबीटी था, वीबीटी में अभी अपन पढ़ के आए कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल। तो कोएक्सियल वाले जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बनाते हैं। तो ये लिखोगे सबसे पहले लास्ट वाले में जो कोएक्सियल लिखा था वहां पे कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कोएक्सियल वाले सारे, ठीक है। और कोलैटरल वाले क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ये चीजें याद रखोगे, कोलैटरल वाले पाई बॉन्ड बनाते हैं, कोएक्सियल वाले सिग्मा बनाते हैं। इस टॉपिक को अपन ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद और अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन कोएक्सियल बनाता है, कौन कौन पाई बनाता है, उनके एग्जाम्पल, डब्बे, फिर ये, ठीक है। तो मैंने सारे यहाँ नहीं लिखवा है, पहले पॉइंट्स खत्म कर लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ सारे। क्लियर है सभी। चलो ये लिख लिया, सिग्मा पाई वहां पे ऐड कर लेना अभी। उसके बाद 2 पॉइंट और छूट रहे थे अपने, ये पढ़ा देता हूँ मैं। देखो कल ही बेसिक्स में पढ़ा के आता है ना सेम। देखो एक होता है कि हाँ, एक होता है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं वो अलग है, एक होता है फेस। तो 2 वर्ड्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ हाँ यही तो कर रहा हूं मैं। चलो फेज, फेज मतलब सेम सेम, ये लिखना साइड में, है ना, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। प्लस माइनस कभी नहीं होता, ये 3 चीजें लिखोगे। और अपोजिट अट्रैक्ट वो चीज अलग है, वो अपना यहाँ पे काम का नहीं है। अपने यहाँ पे काम का क्या है, ये काम का नहीं, ये काम का है।
फेज, तो फेज वर्ड अलग है और वो चार्ज वाला चीजें अलग होती है। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या कि चार्ज वाली चीजें आ रही हो, ऐसा कुछ लफ्ज जो लिखा है चार्ज तो नहीं है कि प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, वो उनके फेज लिखे हैं, ये चार्ज नहीं लिखे हैं। इनमें तो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं ना दोनों में, तो दोनों ही माइनस होने चाहिए फिर तो सब, तो प्लस क्यों लिखा है, वो उनके फेजेस लिखे हैं प्लस माइनस। क्लियर है, तो चार्ज नहीं है, इतना याद रखना। चलो इधर बेटा सारे, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन या फिर सेम फेज। सेम साइन का मतलब है सेम फेज, फेज मतलब समझ गए ना, ठीक है। ये कोई प्लस चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये बस फेज को डिनोट करने के लिए एक सिंबल बना दिया। ए, या फिर उसको ऐसा कर सकता था मैं कि ए और ए बॉन्ड बनाएंगे, बी और बी बॉन्ड बनाएंगे, ए और बी नहीं बनाएंगे, ये फेज में आएगा। उसको उन्होंने बस प्लस माइनस करके, तुम कंफ्यूज मत होना चार्ज से, ठीक है। चार्ज नहीं है वो, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो सेम सेम फेज ओवरलैप करेंगे, सेम सेम फेज ओवरलैप करेंगे। यही अगर अपोजिट होता ना कि इसका प्लस इसका माइनस है, वो नहीं होता ओवरलैप, वो बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो कभी 4 ऑप्शन बना के देगी कैसी ओवरलैपिंग होती है, तो तुम सेम फेज वाली को टिक करना, अपोजिट वाला कभी नहीं होगा, ठीक है। इसी में अगर एक और तुम लोगों को बनाना है तो ये वाला बना लेना, ये हो गया ये, और इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, ये नहीं होगा कभी भी, समझ गया ना। ये अपोजिट फेज कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। या फिर ये ऐसा कोई अलग एक्सिस में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, सेम एक्सिस से आने चाहिए ना, दोनों ही या तो y के हों, दोनों ही x के हों, या दोनों ही z के हों, तो बेस्ट है। ये एक ऐसा और एक ऐसा, इसमें कैसे ओवरलैपिंग करोगे बताओ, नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली ओवरलैपिंग भी नहीं होती है, ये वाली, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट नहीं, अनदर एक्सिस में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। अगला पॉइंट बेटा, पॉइंट्स यहाँ पे एंड है, उसके बाद फिर कुछ यही चीजों को बस ज्यादा पता करके समझाना है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, अपोजिट फेज है तो वो ओवरलैपिंग नहीं होती कभी। फेज मतलब वो रस्सी वाले एग्जांपल से समझ जाओ ना, एक इस कोने पे बांध रखी है, एक इस कोने पे, और इधर से अगर रस्सी में वो क्या बोलते हैं वेव्स क्रिएट हुई है, तो उधर से भी अगर सेम वेव्स क्रिएट होगी तो सेंटर वाले का एम्पलीट्यूड बेस्ट जाता है। लेकिन अगर दोनों मान लो इधर वाली ऐसे आ रही है, इधर वाली ऐसे आ रही थी, तो बीच में फिर कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। अगर बराबर की अपोजिट में जा रही है तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। हाँ, कि सेम बेस की मान लो दोनों अगर ऐसे आ रही होगी, दोनों साथ में, तो सेंटर वाली ऐसी जाएगी। लेकिन मान लो इधर से ऐसी आ रही है, इधर से ऐसी आ रही है, तो सेंटर में जब मिलेगी ना तो वो प्लेन रह जाएगा सेंटर में। अगर इधर की ज्यादा ऊपर की थी, इधर की कम ऐसी थी, तो इधर की आएगी लेकिन वो कम ऐसी आएगी, तो माइनस हो जाती है अपोजिट फेस। लेकिन सेम सेम फेस की आएगी तो वो बहुत अच्छी जाती है। तो वही लिखा है कि ग्राफ में ऊपर ऊपर वाली सेम सेम फेज वाली टकराएगी तो ज्यादा अच्छा एम्पलीट्यूड बनता है, और कम कम फेज वाली टकराती है तो इधर नीचे वाला अच्छा एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर अपोजिट फेज टकराया प्लस और माइनस, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके और एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे। एम्पलीट्यूड मतलब ये हाइट, ये वाली, ये हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेव की जो हाइट उठती है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है सभी को। चलो ये अगला पॉइंट, अब इधर सारे इलेक्ट्रॉन विच इज, बेटा इधर बातें मत करो, हाँ। इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड, मान लो अगर कोई पहले से पेयर्ड है डब्बे में, तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, अनपेयर होके। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस शेल कैन एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन इफ दे कैन बी अनपेयर्ड फर्स्ट। तो पेयर्ड वाले को क्या करते हो तुम, अनपेयर। जो ऑलरेडी पेयर्ड है उसको अनपेयर करोगे पहले, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बे में जाएगा, ठीक है, ऑफ स्लाइटली हायर, ठीक है क्या लिखा है, ठीक है, ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द सेम एनर्जी शेल। सेम एनर्जी शेल में मतलब तीसरे का तीसरी रिंग में ही पहुंचेगा। जैसे बोलते हैं ना 2s का जंप करके काय में जाएगा, 2p में। या फिर अगर 2p का 3d में जा रहा है तो 2p और 3d की एनर्जी सेम है, इसीलिए जा रहा है।
2p और 3d की एनर्जी सेम है, पता है? ये गधों जैसी शक्लें बना के बैठा रहता हूँ। इधर देखो, थर्ड पीरियड 3s 3p 3d होता है, ठीक है। सेकंड पीरियड 2s 2p होता है। फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट रिंग में सिर्फ 1s होता है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग। फोर्थ रिंग में 4s 4p 4d 4f चारों होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई थर्ड वाला ऐसा है, ठीक है, या फिर उसको थर्ड में नहीं, इसको ऐसे जंप करवाऊं। चलो फोर्थ वाले की बात करता हूं कि 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर 4p में गया तो सेम, या तो सेम रिंग में जाएगा या फिर उसके आसपास वाली एनर्जी में, बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंकेगा। तो 4d की एनर्जी कितनी है? 4d की नहीं, सॉरी 3d की कितनी है? 3 + 2 n + l 5। 4p की कितनी है? 4 + 1 5। तो 4p का इलेक्ट्रॉन वो 3d में भेजता है ना, अनपेयर करके, 4d में तो नहीं भेजता। तो आसपास या सेम सेम एनर्जी वाले में प्रीफर करता है शिफ्ट करना। क्लियर है? तो वही चीजें लिखिए कि स्लाइटली हायर एनर्जी, हायर ऑर्बिट नहीं बोला वो, हायर एनर्जी, या फिर सेम एनर्जी या थोड़ा सा ऊपर नीचे आसपास वाली एनर्जी का, ठीक है, ऑफ द सेम एनर्जी शेल। कोशिश करता है कि सेम रिंग में रहे, 2s का 2p में ही जाए, लेकिन अगर जगह ही नहीं है तो फिर d वाले में भेजेगा, लेकिन फिर d ऐसा भेजेगा जिसकी इसके p से एनर्जी सेम है। आया? ठीक है, गुड। दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन दी ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन। इस पॉइंट से समझ में आता है कि बोरॉन 3 बॉन्ड जो बनाते हैं वो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन और पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड कैसे बना पा रहा है? इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के बना रहा है ना। तो बस ये लिखा है उसने। बोरॉन, नॉर्मली बोरॉन के p में तो एक ही अनपेयर्ड होता है, और इसमें s में ये होते हैं, p में ऐसा होता है ना। तो बॉन्ड तो एक ही बनाना चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला, अगर कोई पेयर्ड को बॉन्ड बनाना है तो वो एनर्जी मतलब अनपेयर करेगा पहले, तो इसको शिफ्ट करके कहाँ भेज देगा? यहाँ। तो ट्राइवेलेंसी हुई ना बोरॉन की। कार्बन में 4 कैसे होता है? उसके p में तो 2 ही होते हैं, तो ये अनपेयर्ड होके यहाँ चले जाएगा, तो उसकी टेट्रावेलेंसी इस पॉइंट से सही जा रही है ना। और फॉस्फोरस में तो ये भर जाते हैं सारे, तो d में फेंक देता है। तो वो यही बता रहा है कि सेम एनर्जी या ज्यादा एनर्जी के आसपास वाले में फेंक देता है। सेम रिंग है ना 2s 2p, तो सेम रिंग में फेंका है तो हायर में, या फिर अगली रिंग में भी फेंक रहा होगा तो ऐसे में डालेगा जिसमें एनर्जी बराबर है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे तुम्हारे वीबीटी के सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब अपने को सिग्मा पाई का डिफरेंस देखना है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, और ये जितने ऐसे अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है बस। क्लियर है? तो हाँ, इनके अंदर वाले की एग्जैक्ट एनर्जी सेम होती है कि थोड़ा अप्रॉक्सिमेट? किसके अंदर वाले की? ये 3D और 4P में आपने बताया ना 5-5 सेम है। एग्जैक्ट सेम। देख ये सेम होगा, लेकिन इन दोनों में से भी अगर चूज करना हो तो अंदर वाली इसका एनर्जी कम है, इसमें ज्यादा प्रीफर रहता है। हाँ, कि नंबर में तो सेम जा रहा है, तो क्या देखता हूं मैं फिर, रिंग जो छोटी वाली रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन आना प्रीफर करता है, क्योंकि पहली रिंग से शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन आना, पहली भरेगी, दूसरी भरेगी, तब तीसरी में जाता है। तो ऐसे करके फिर नंबर में सेम आ जाता है, तो इसको ज्यादा प्रीफर करता है फिर, इसीलिए 4s के बाद 3d भरता है, ना कि 4p। समझ में आया ना? फिर 3d जब फुल हो जाएगा तो 4p भरता है। क्लियर है सभी को? चलो मिटा दो ना बेटा सारा। हाँ, 3d का 4p में जाएगा। 4s के बाद क्या भरता है फोर्थ पीरियड में? 4s भरा, 3d भरा, फिर 4p भरता है ना। तो पहले ये भरता है फिर ये भरता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो उसने लिखा है ना हायर एनर्जी या रिंग शिफ्ट होना, तो रिंग अंदर से बाहर में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एनर्जी देखोगे तो एनर्जी 5-5 ही आ रही है। जब एनर्जी सेम हो जाती है तो अंदर वाले रिंग का प्रीफर करते हैं। अब वो तुम्हारे हिसाब से एग्जांपल चूज करते रहना, कोई से भी चीजें समझ गए ना क्या है कि अंदर वाले रिंग 3 की है, बाहर की 4 की है, तो 4 का आने के बाद वो यहाँ शिफ्ट कर दिया उसने अनपेयर। p में भी कर सकता था ना बाजू वाले में, क्योंकि उसका भी तो सेम ही है, लेकिन इसमें क्यों किया? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। बेटा चौथी रिंग में 4s है, चौथे के बाद इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी तो सेम है ना, तो करना इसमें चाहिए कायदे से सेम रिंग में, लेकिन वो क्या करता है इसमें करता है, एनर्जी सेम है। तो उसके बाद क्या देखते हैं? रिंग देखते हैं जो कम रिंग है। बेटा आवाज नहीं, बाकी जो जिसको अंदर वाली रिंग देखते हो, तो अंदर वाली रिंग तो 3d की है ना, तो पहले इसके बाद इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर p में आते हैं। समझ में आई चीजें सारी? ठीक है। और मान लो अगर थर्ड वाला पीरियड का वही है, तो उसमें 3s भरा है 3p भरा है, लेकिन मान लो मेरे को f को अनपेयर्ड करवाना है,
तो फिर वो 3D में जाएगा। तो सेम रिंग में अनपेड करता है ना, कोशिश करता है पूरी। जैसे मैं बताया फॉस्फोरस का कैसा हुआ, सल्फर के बाद फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस के डब्बे कैसे बनेंगे, ये होता है नॉर्मल ये। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 3 वैलेंसी और 5 भी बनाता है तो कैसे बनाएगा 5, ये 3s है ये 3p है, तो 3D थर्ड वाली रिंग, मतलब रिंग तो सेम है ना, सेम रिंग में ही ये चीजें शिफ्ट कर रहा है। वही लिखा है वहां कि इसके जो 4 डंडे है तो इसको यहां से हटा के सेम रिंग में डाल देगा। और मान लो अगर सेम रिंग भर भी रही है तो वो ऐसी जगह उसको रखेगा जहां एनर्जी बराबर है या स्लाइटली 1 का डिफरेंस है। अगर बराबर नहीं मिल रही तो 1 का डिफरेंस, बहुत ज्यादा हायर एनर्जी या ऊपर लोअर एनर्जी में नहीं देगा। क्लियर हुआ? चलो मिटा रहा हूँ मैं फिर, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये डी की तितली है, क्रोमोसोम है। हाँ ठीक है, ये डी के 2 वो है क्या ऑर्बिटल, जब ये ओवरलैप करेंगे ऐसा, ठीक है समझ गया। तो ऐसे बनवाऊं क्या मैं कि इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस, फिर इसका पी के साथ बनवाऊंगा, इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस, हाँ आइटम में बनवाते रहेंगे यार आराम से। इसमें क्या कोई, मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं। और करना क्या है यार, सेम फेस, अब वो सेम फेस कहीं का भी आ जाए सेम फेस लगा देना, बात ही खत्म। अब इसको मैं बना के बताऊं सभी के सेम फेस सभी के अपोजिट फेस, क्या ही मतलब है ना, टाइम वेस्ट है वो, नहीं बनवा रहा मैं।